नमस्कार। मेरा नाम है आनंद शुक्ला। चूँकि कई चीज़ें एक साथ चल रही थी, इसीलिए कुछ ऐसी भी चीज़ें इस समय घटित हुई हैं पूरे विश्व में, जिस पे हम लोगों का ध्यान नहीं गया। हम लोग ईरान, इज़राइल और यूएसए अमेरिका इसके वार में इस तरीके से उलझे रह गए कि कई देश दुनिया के ऐसे थे जो कई तरीके के संकट से एक तरीके से घिरते चले गए और अभी भी उसमें वो फंसे हुए हैं। तो हम लोग आज एक देश की बात करते हैं जो काफ़ी समस्या का सामना कर रहा है और ऐसे ही रहा तो उस देश में आपातकाल या आपातकाल जैसे पूरे माहौल तो बन चुके हैं, उससे भी कुछ बेहतर बेहतर क्या कहेंगे, उससे भी कुछ बदतर होने की संभावना है। तो हम लोग इसको समझते हैं। तो एक देश है क्यूबा। पहली बात तो ये समझिए कि क्यूबा जो है वो, उसको अगर लोकेशन पर देखेंगे तो अगर हम इसको मान लेते हैं ऐसे, इधर को ये हो गया नॉर्थ अमेरिका और ये हो गया साउथ अमेरिका, तो बीच में एक यहाँ पे जगह है, चूंकि इसको पूरा कहा जाता है कैरिबियन सागर, और इसमें जो द्वीप होते हैं या द्वीप होते हैं, छोटे छोटे जगह जो होते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे ऐसे हो गया, तो इसको अलग अलग नाम दिया जाता है। तो इसमें एक द्वीप या द्वीप जो है उसको कहा जाता है क्यूबा। क्यूबा शुरू से ही लेकर जब से वो बना है तब से किसी न किसी तरीके से वो टेंशन का विषय रहा है, अमेरिका के लिए खास करके, क्योंकि ये अमेरिका से नज़दीक है और अमेरिका की शुरू से पॉलिसी रही है या नीति रही है कि कोई भी ऐसा देश या कोई भी ऐसी जियोग्राफिकल कंडीशन जो उसको किसी भी तरीके से प्रभावित करती हो या उसको उसके जो इंटरेस्ट है उसको किसी भी तरीके से खराब करती हो, तो उसको वो लोग रोकने का और दबाने का शुरू से प्रयास करते रहे हैं। क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो विश्व का सबसे बड़ा एक तरीके से आइलैंड कह सकते हैं वो था ग्रीनलैंड। तो इस पे अभी देखा गया था कि बड़ी समस्या हुई थी। एक तरीके से जब इसको कहा जाता है कि ये डेनिश या डेनमार्क का हिस्सा था और इसको लेकर अमेरिका ने कहा था कि हम ग्रीनलैंड को कब्जा कर लेंगे या उस पर अपना अधिकार कर लेंगे, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसा मतलब रूस या चाइना कोई आके ग्रीनलैंड पर बैठे जो कि यूएसए के इंटरेस्ट को परेशान करे या किसी भी तरीके से प्रभावित करे। तो इसी तरीके से यहाँ पे नजदीक पड़ता है, लगभग 90 मील का जो रास्ता है, इतना ही दूरी पर क्यूबा स्थित है जो अमेरिका के बॉर्डर से लगता है। अब हम लोग समझते हैं कि क्या क्या घटनाएं ऐसी घटी जो हमको ये पढ़ना पड़ रहा है। तो इसके लिए कुछ चीजें हैं जिसको हम लोग समझते हैं। हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले थोड़े से मैप से समझने की। मान लीजिए जैसे ये हो गया, अगर ये हो गया मान लीजिए, इसके ऊपर ये कनाडा हो गया, ये यूएसए हो गया, और इसको पूरा मान लेते हैं नॉर्थ अमेरिका और ये मान लेते हैं साउथ अमेरिका। तो अभी एक बहुत संकट आप लोगों ने सुना भी होगा, बड़ा न्यूज में था कि अमेरिका की सेना आई, ये जगह है वेनेजुएला। वेनेजुएला में अमेरिका की सेना आई और यहाँ के जो राष्ट्रपति थे या जो स्टेट के यहाँ के प्रमुख थे, इनको उठा के अपने यहाँ ले गई और उनके ऊपर अभी मुकदमा चलाया जा रहा है और आगे भी उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई होगी। तो ये बात आप लोगों को समझना चाहिए था इसी समय। और इसी पे मान लीजिए एक देश है क्यूबा। अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं क्यूबा और अमेरिका और वेनेजुएला और रूस के संबंध की ओर, क्योंकि हम लोग देखेंगे कि क्यूबा, रूस, वेनेजुएला और इनके सबके ऊपर यूएसए, यहां पे एक विचारधारा है जिसको कहा जाता है पूंजीवाद। रूस में चूंकि अभी पूंजीवाद तो नहीं है, लेकिन ये राष्ट्रवाद एक विचारधारा है, वो है। साम्यवाद समाजवाद वहां पे पहले थी, लेकिन 1991 में जो एसएसआर का विघटन हुआ था उसके बाद ये अपने लोगों को राष्ट्रवादी मानते हैं, राष्ट्रवादी विचारधारा। और इन दोनों देशों में चूंकि ये दोनों देश एंटी, एक तरीके से मान लीजिए कि
अमेरिका हैं, या एक हम कह सकते हैं कि ये हैं पूंजीवादी के खिलाफ। अब जब ये पूंजीवादी विचारधारा के खिलाफ हैं ये दोनों देश, वेनेजुएला और क्यूबा, तो ये किसी न किसी तरीके से घूम के वैसे भी ये अमेरिका के दुश्मन हो गए, क्योंकि अमेरिका ये मानता है कि जो देश पूंजीवादी के विपरीत हैं, तानाशाही कर रहे हो, या साम्यवादी समाजवादी व्यवस्था हो, या राजतंत्र हो, या और भी कोई तरीके की शासन व्यवस्था हो, उसको अमेरिका अपने हित के अनुसार ना मानते हुए उसको एंटी अमेरिका मानता है, या उसको एंटी अमेरिका पॉलिसी कहता है। तब अब हम लोग और समझते हैं फिर क्या हुआ। तो बात है कोल्ड वार की। कोल्ड वार मतलब शीत युद्ध, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि 1944-45 के आसपास जब वर्ल्ड वार सेकंड समाप्त हुआ था, तब जो दो महाशक्तियां निकली थी, एक थी यूएसएसआर और एक थी यूएसए, तब इन दोनों ने आपस में एक जंग चालू की जिसका नाम था कोल्ड वार। कोल्ड वार का मतलब था कि ये दोनों देश आपस में कभी लड़ाई नहीं किए, सामने से कभी ये दोनों देश आमने सामने नहीं हुए कि हम दोनों आके लड़ाई करेंगे। लेकिन मान लीजिए पूरा विश्व है और यहाँ पे है अमेरिका और यहाँ पे है रूस, तो इन लोगों ने क्या किया, खुद तो एक दूसरे से लड़ाई नहीं की, लेकिन पूरी दुनिया, अगर इसको पूरी दुनिया मानेंगे तो हर जगह जाकर बैठ गए। मान लीजिए दो देशों का ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर, ये मान लीजिए देश ए हो गया और ये देश बी हो गया, और यहां पर अगर कहीं बॉर्डर है तो ये देखा जा रहा था कि अगर यहां पर यूएसए है तो यहां पर यूएसएसआर जरूर होगा, या देखा जा रहा था कि अगर वहां पर मान लीजिए देश हो गया और इसमें यूएसए आके बैठ गया तो यूएसएसआर फंडिंग करता था, पैसे देता था, और इसी में से कोई एक संगठन को निकालता था जो यूएसए के विरोध या विपरीत में काम करते थे। सबसे बढ़िया उदाहरण इसका तालिबान है, या आज के समय जो ईरान में है आयतुल्ला। तो हम लोग देखते हैं कि पहले ईरान में था लोकतंत्र, 1960-62 तक बढ़िया शासन चला वहां पे। इजराइल से ईरान के अच्छे संबंध थे। उस टाइम पे इराक से संबंध गड़बड़ थे, क्योंकि वहां पर सत्ता कुछ ऐसी थी जिसकी वजह से वहां पे प्रॉब्लम थी। लेकिन हम लोग देखते हैं फिर जब आयतुल्ला आए गद्दी पर, तो इनको लाने का काम जो किया था वो यूएसएसआर ने किया था, सोवियत संघ ने। तो ये लड़ाई हमेशा से चलती आई। फिर अब हम लोग समझते हैं कि क्या हुआ ऐसा कि जो क्यूबा इतने संकट में आ गया, या क्यूबा आज भी इतनी परेशानी का सामना कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि 1962 का दौर आया, इसको कहा जाता है विश्व में एकदम परमाणु युद्ध होने के कगार पर दुनिया खड़ी थी। ये हो गया मान लीजिए यूएसए, और यहां पर है क्यूबा। तब एक बहुत बड़ा संकट है जिसको कहा जाता है क्यूबा मिसाइल संकट। अब क्यूबा मिसाइल संकट क्या है? क्यूबा मिसाइल संकट का मतलब यह है कि क्यूबा में रूस वालों ने, जो यहां पे हैं, जहाज से, समुद्री मार्ग से, हर तरीके से लाके यहां पर एक, या कहें कि कई परमाणु हथियार जो कि मिसाइलें थी वो यहां पर रख दी। अब यूएसए चूंकि कभी भी ये नहीं चाहता कि उसकी धरती के आसपास कहीं भी युद्ध जैसे माहौल हो। 13 दिनों तक संकट चला। 13 दिनों बाद यूएसए के और यूएसएसआर के दोनों देशों के प्रमुख ने बैठ के बात की, और यहां से ये मिसाइल जो था वो हटा लिया गया। क्योंकि यहां पर तुर्की भी है इस जगह पे, जो कि एकदम रूस से बॉर्डर साझा करता है या उसके पास में है। तो हम देखेंगे कि तुर्की में अमेरिका ने परमाणु हथियार रख दिए थे, और उसी के जवाब में यूएसएसआर ने क्यूबा में परमाणु हथियार रख दिए थे। क्यूबा वाले समाजवादी या साम्यवादी मानते हैं, समाजवाद या साम्यवाद, इसमें भी अंतर है, लेकिन हम लोगों का अभी ये टॉपिक नहीं है तो इस पर बाद में देखेंगे। तो क्यूबा जो देश है उसकी जो अपनी विचारधारा है वो समाजवादी या साम्यवादी है, और इसी का फायदा उठा के यूएसएसआर ने इनकी मदद की और यहां पर मिसाइल भेज दी थी। अब मिसाइल यहां पर आई क्यूबा में, और तनाव इतना बढ़ गया कि 13 दिनों तक पूरा विश्व ये मान रहा था कि परमाणु युद्ध कभी भी हो सकता है,
किसी भी समय ऐसा होगा कि दोनों देश आपस में परमाणु लड़ाई करेंगे, और पूरी दुनिया, ये लड़ाई अगर यूएसए और यूएसएसआर में स्टार्ट होती है तो पूरी दुनिया, चाहे वो जहां भी हो, चाहे भारत पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, चाहे नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया हो, चाहे मंगोलिया हो, चाहे यूरोप के कोई भी देश हो, चाहे आप कह सकते हैं कि अफ्रीका के देश, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सब जगह लगभग ये तय था कि लड़ाई होने लगती, क्योंकि इस संकट से निजात पाया गया 13 दिनों बाद। लेकिन अब आप ये समझिए कि कोई अगर आपको इतिहास में ऐसी धमकी दे चुका हो कि मैं उसको मारूंगा, या ऐसा कह चुका हो कि एकदम हथियार तान चुका हो, तो भले ही वो आपका दोस्त हो जाए, लेकिन उसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो अमेरिका जो है, अगर मान लीजिए इधर अमेरिका हो गया और एक क्यूबा हो गया, तो ये देखा गया कि अब के समय वर्तमान स्थिति, हम 2026 पर आ गए हैं, वर्तमान समय में हुआ क्या है। वेनेजुएला जो जगह थी, यहाँ के जो राष्ट्रपति थे मुद्रो, ये देखा गया कि अमेरिका यहाँ पर आया और यहाँ के जो राष्ट्रपति थे उनको उठा के अपने यहाँ ले गया, और यहाँ पर जो सत्ता थी उसकी कब्जा अमेरिका ने कर ली। चूंकि अमेरिका यहाँ पर सत्ता में आ गया, तो ये देखा जाता था कि क्यूबा, जिस पर अमेरिका ने कई तरीके के प्रतिबंध लगा रखे थे, अब जो है उसको पूरे ईंधन की या जो तेल की सप्लाई होती है, ईंधन या तेल की सप्लाई, वो पूरा करता था वेनेजुएला। वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा था कि ये तेल किसी को नहीं बेचेगा, और इसको पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर रखा था। लेकिन फिर ये देखा गया, तब भी वेनेजुएला कई ऐसे देश थे जिनको तेल बेचता रहता था या उनको देता रहता था। 90% जो तेल था या ईंधन था वो आता था क्यूबा में वेनेजुएला से। लेकिन जब से यहाँ के राष्ट्रपति को उठाया गया और यूएसए ने यहाँ पर अपना इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया, क्यूबा में तेल आना बंद हो गया, तेल संकट हो गया। अब जब यहाँ पे तेल संकट हो गया, तब इनके आंतरिक मामले में कई तरीके के परिवर्तन हुए। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ऐसा क्या क्या हुआ क्यूबा में जिसकी वजह से समस्याएं ज्यादा बढ़ने लगी। क्योंकि यूएसए फंसा हुआ है अभी ईरान में, इधर है क्यूबा और इस पर है वेनेजुएला। अब यूएसए ने इस पे कब्जा तो कर लिया, यहां से तेल भेजना बंद हो गया, और इधर यूएसएसआर जो था, वो यूएसएसआर क्या, अब रूस कहेंगे बिग टर्न के बाद, रूस ईरान के पास फंसा हुआ है इस टाइम। इधर देखा गया कि वेनेजुएला से जब यहाँ पे तेल आना बंद हो गया क्यूबा में, तब यहाँ पे आया संकट। अब संकट कितने तरीके के आए, हम लोग इस पे बात करते हैं। चूंकि हम लोगों का मेन टॉपिक ये था कि अमेरिका भले ही लोकतंत्र की बात करे, या अमेरिका भले ही इस तरीके की बात करे कि हम लोकतंत्र को स्थापित करना चाहते हैं, अमेरिका बात करता है फंडामेंटल राइट्स की, अमेरिका बात करता है लोकतंत्र की, लेकिन अगर आप कभी पलट के देखेंगे, नजर डालेंगे, तो सबसे ज्यादा पूरे विश्व में जो प्रताड़ना देता है, जो सबसे विश्व में सबसे ज्यादा किसी को डिस्टर्ब करता है, ये काम अमेरिका ही करता है। क्योंकि आप देखेंगे, चाहे मिडिल ईस्ट हो जाए, चाहे आप देखेंगे कि कैरिबियन देश हो जाएं, जिसने भी अमेरिका की बात नहीं मानी, वो वहां के लोगों को तो परेशान करेगा ही, लेकिन वहां की आम जनता को भी परेशान करेगा। बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकार, जिसमें ये कहेंगे कि जीने का अधिकार, खाने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, छूने का अधिकार, जो भी है सब कुछ अपना बात करेंगे। लेकिन वही तरफ अगर आप दूसरी तरफ घूम के देखेंगे, तो यही अमेरिका जापान पे परमाणु बम मारता है, पूरे मध्य एशिया में लगभग 7-8 देश के ऊपर एक साथ हमला करता है, पूरे क्यूबा को, पूरे वेनेजुएला को परेशान करके रख दिया है, पूरे नॉर्थ अमेरिका को परेशान करके रख देता है, पूरे साउथ अमेरिका को परेशान करके रख देता है, पूरे रसिया को, पूरे यूरोप को परेशान करके रख देता है। तो फंडामेंटल राइट्स, या आप कह सकते हैं कि जो भी इनके पास कोई भी ऐसा जो उनके पक्ष में काम ना करने वाला हो, सबको परेशान करने का काम यूएसए करता है। तो हम लोग देखते हैं कि वेनेजुएला पे 90% जो इनका तेल था वो क्यूबा में आता था। अब क्या हुआ, संकट क्या हुआ, यहाँ पे जैसे तेल आया, क्यूबा में कई ऐसी चीजें थी जो सिर्फ तेल की वजह से ही चलती थी। जैसे मान लीजिए बिजली बनना, बिजली बनती थी तेल की वजह से।
अच्छा, यहाँ पर बैन तो कर ही दिया था, लेकिन यहाँ पर यूएस की नेवी जो है वो क्यूबा के चारों ओर घूमती है। यूएसए की जो नेवी है वो क्यूबा के चारों ओर घूम के इस पे नजर भी रखती है कि कोई दूसरे देश से तेल ले भी ना पाए। अब यहाँ पर तेल से बिजली बनाते थे, तेल से पानी भी अपने टंकी में भरते थे या पंप से ऊपर चढ़ाते थे, तो पानी वाली समस्या आई। इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल करके ये लोग खाना खाते थे, या इंडक्शन का इस्तेमाल करके ये लोग खाना बनाते थे, तो खाना वाली संकट। बिजली का एकमात्र संकट ऐसा था जिसकी वजह से खाने का संकट, पानी का संकट, आम जिंदगी परेशान। ऊर्जा नहीं है, ना खाना मिल रहा है, ना पानी मिल रहा है, ना तो ऑफिस जा रहे हैं। पूरे पूरे राज्य में, पूरे पूरे देश में 20 से 22 घंटे तक का ब्लैक आउट रहता है। ब्लैक आउट का मतलब हुआ कि लाइट ही पूरी तरीके से बंद कर दी गई पूरे पूरे देश में। यह समस्या हुई। ऊपर घर में पानी नहीं चढ़ रहा है, तो पानी की समस्या। हर जगह अच्छे पानी नहीं है पीने के लिए, इसलिए जो खारा पानी होता है उसको जो साफ किया जाता है उसका काम वो भी तेल से ही किया जाता था, क्योंकि तेल आती थी तभी बिजली बनती थी, और बिजली बनती थी तभी ईंधन, उनका जो है ईंधन क्या कहेंगे इसको, आप कह सकते हैं पावर मिलता था। और जब पावर मिलता था तभी ये लोग देखते थे कि अपना सिस्टम चलाते थे और पानी साफ करते थे। ये वाली समस्या भी हो गई। आम जिंदगी भी परेशान है। आम जिंदगी सब तरीके से परेशान है। जब पानी नहीं मिलेगी, बिजली नहीं मिलेगी, खाने को नहीं मिलेगा। चूंकि कैरिबियन देश है, कैरिबियन देश का मतलब यह हुआ कि यहां पर वैसे भी गर्मी ज्यादा पड़ती है। आप देखे होंगे जो वेस्ट इंडीज के लोग होते हैं वो मूल जो एक तरीके से कहा जाता है कि उनका पहली बात तो अपना अलग ब्रीड माना जाता है, लेकिन उनकी जो स्किन टोन होती है वो ज्यादा डार्क होती है, डार्क स्किन कलर होती है उनकी। उनकी बनावट भी उसी आकार की होती है। ये अफ्रीका में भी और वहां पर भी देखने को मिलता है। अब हम लोग देखते हैं आम जिंदगी भी परेशान हो गई, तो फिर थोड़ी सी मदद रूस ने, मान लीजिए रूस है, रूस ने थोड़ी सी मदद के लिए क्यूबा, थोड़ी सी क्या, ज्यादा मदद, आप ये समझ लीजिए कि लगभग 1 से 10 लाख लीटर ऑयल के लिए रूस ने कहा कि वो लोग भेज रहे हैं। लेकिन अगर ये लोग भेजेंगे तो इनकी जो यूएसए की नेवी है वो क्यूबा को चारों तरफ से घेर के रखी है। अब यूएस नेवी ने क्यूबा को चारों तरफ से घेर लिया। अब समस्या दूसरी खड़ी हो गई कि अगर रूस की नेवी यहां पर आई अपना तेल लेके, और क्यूबा के आरी बगल घूमती हुई यूएसए की जो नेवी है उन्होंने कहा कि नहीं अंदर जा सकते, या आप क्यूबा में प्रवेश नहीं कर सकते, या इनकी एक्सेस जो है एक्सेस डिनाई कर दिया जाए, तो हो सकता है कि रूस वर्सेस यूएसए हो जाए। अगर रूस वर्सेस अमेरिका या रूस और अमेरिका की किसी भी तरीके से लड़ाई हुई कभी भी, तब आप देखेंगे कि पूरे विश्व में लड़ाई का माहौल बन सकता है। तो एक बड़ी लड़ाई जो हम लोगों से बची हुई थी वो थी यूएसए वर्सेस रसिया, जो कि एकदम इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि कभी भी हो सकती है, और ऐसी लड़ाई हुई तो पूरा विश्व परेशान हो सकता है। तो ये एक बड़ी गंभीर बात थी जिसपे मुझे आप लोगों से चर्चा करनी थी। और जो भी इसके और भी अभी आयाम होंगे या डायमेंशन होंगे उसको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि ऐसी कई घटनाएं एक साथ चलती रहती हैं, इसलिए कुछ छूट जाती हैं, कुछ आगे बढ़ती हैं। हम लोग बात करते रहेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात होती है क्यूबा मिसाइल संकट की। यहीं से यूएसए और जो क्यूबा है इनके बीच में रिश्ते इतने खराब हो चुके थे कि अब जब क्यूबा सब तरफ से ब्लैकआउट है और बंद है, और इनके यहाँ जब क्यूबा में जब आंतरिक बहुत प्रेशर आ रहा है और जनता विद्रोही कगार की हो गई है, विद्रोह करने लगी है, तब ये देखा जा रहा है कि जो क्यूबा के प्रेसिडेंट थे या यहाँ के जो शासन करने वाले लोग थे, इन्होंने कहा कि अब ये यूएसए से बात करेंगे। तो जब ये यूएसए से बात करने जाएंगे तो यहाँ पे शासन चेंज हो सकता है और यहाँ पर लोकतंत्र स्थापित हो सकता है, और यूएसए इनको अपने तरीके से शासन चलवाने के लिए बोलेगा। तो ये एक बड़ी घटना है जो लगातार ऐसे चल रही है। हम इस पे जो भी बात होगी आगे बात करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।